अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नंदिनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे अन्नदाता के बारे में। 50% से ज्यादा लोग बिहार में कृषि पर निर्भर है, तो इस वर्ग को इस बजट में क्या कुछ मिला है? कई दालों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा हुई है। बजट की अन्य घोषणाएं किसानों की आय को बढ़ाने में किस तरह से मददगार साबित होंगी? नंदिनी जी, इस बजट में किसानों के लिए और कृषि के लिए कई सारी घोषणाएं हुई हैं। आपको ये जानकारी तो होगी ही कि बिहार में कृषि रोड मैप पर बहुत ध्यान दिया जाता है और शायद हम लोग अब 4th कृषि रोड मैप में काम कर रहे हैं, प्रवेश किए हैं इस साल से। तो सबसे पहली घोषणा तो वही है, एमएसपी पर है, जो मूंग, उड़द और अरहर दालों पर मिलने वाली है। तो ये किसान के लिए एक सर्टेनिटी देगा, एक निश्चित रूप से किसान को एक आय मिलेगा और उनके फसल को कोई खरीदेगा। साथ साथ और घोषणाएं जो हैं उसमें है कि हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी, जिससे जो हमारा फसल है वो बर्बाद नहीं होगा, उसको स्टोर किया जा सकता है, आगे उसको प्रोसेस भी किया जा सकता है। साथ साथ बाजार समिति को भी रिवाइव करने की और आधुनिकीकरण करने की उसकी बात की गई है। ये भी एक अच्छी पहल होगी क्योंकि ये सब डिफंक्ट हो गए थे। इसके साथ साथ कृषि प्रोसेसिंग की भी घोषणा की गई है। इससे रोजगार भी मिलेगा और कृषि जो हमारा कृषक है उसकी आय भी बढ़ेगी। एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जगैरी की भी बात हुई है समस्तीपुर में खोले समस्तीपुर, जाने की। तो उससे क्या कुछ फायदा मिलेगा प्रदेश के किसानों को? हाँ, ये क्योंकि देखिए प्रदेश में, बिहार में गन्ने की खेती होती है और गन्ने आप जानती हैं इट्स अ वेरी लॉन्ग, इसका बहुत लंबा फसल होता है। उसके बाद एक सर्टेन पीरियड है जिसके अंदर वो उसकी बिक्री हो जानी चाहिए, खरीद हो जाना चाहिए, नहीं तो वो लूज करता है, उसमें लॉस होने लगता है वो केन में। इसलिए अगर एक सेंटर आता है, एक रिसर्च उस पर होगा, तो शायद हमारे यहाँ जो फसल है उसकी बर्बादी कम होगी, जो गुड़ का मैन्युफैक्चर होगा वो भी बेटर होगा, शायद और अच्छे से होगा, उसमें लॉस नहीं होगा और दोनों तरफ से कृषक के लिए भी और शायद उसके प्रोसेसिंग के लिए भी रोजगार में वृद्धि होगी और कृषक के आय में भी वृद्धि हो सकती है। और मुझे लगता है कि इससे किसान मोटिवेट भी होंगे गन्ने की खेती करने के लिए। जी, जो अब इससे पहले शायद वो कम इंटरेस्ट लेते थे इसमें। और एक और चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, जो वो है कि मिलेट्स, अब की जो रोड मैप है ये मिलेट्स पर ये फोकस्ड है। तो मिलेट की खेती भी शुरू हो चुकी है और ये आगे बढ़ने की बात की गई है इसमें। जी, सुधांशु जी, अब बात करते हैं उद्योग जगत की। इस बजट में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए नीतियों की घोषणा की गई है। क्या है वो नीतियां और कैसा रहेगा इनका स्वरूप? उद्योग जगत का जो विस्तार किया जा रहा है उसके लिए एक फ्रेमवर्क और एक माहौल, जो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, तैयार करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो नीतियों का निर्धारण उसमें है। कई नीतियों पर जो घोषणाएं की गई हैं उनमें पहले से भी कार्य चलते आ रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख, जैसा अभी कृषि क्षेत्र पर हम बात कर रहे थे, तो बिहार में एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और कृषि से जुड़े उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए यह एक बहुप्रतीक्षित कदम था और इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति जो लाई गई है, तो खाद्य प्रसंस्करण नीति के माध्यम से जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए जो उद्योग होंगे, चाहे जैसा हमने बात की जैगरी का कैसे और प्रोसेसिंग करके उससे अच्छे चीज लिया जाए, केंद्रीय बजट में भी घोषणा की गई, मखाना के लिए विशेष प्रावधान किए गए। तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के बिहार में जो एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है अपनी आर्थिक उपार्जन के लिए, उसके लिए जो प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है जो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन करेगा और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी और इसके प्रावधान किए गए हैं। साथ ही एक जो महत्वपूर्ण चीज जो हमने देखा कि दाल को लेकर के जो खास घोषणा हुई है वह केंद्र सरकार के बजट को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने किया है कि दाल लोगों के खाने की थाली के प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसको ध्यान में रखते हुए उसका क्रय उचित मूल्य पर करना, जिससे उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो और उसकी ससमय बाजार में उपलब्धता हो, जिससे एक मूल्य नियंत्रण भी किया जा सके, यह किया जाए। तो एक खाद्य प्रसंस्करण नीति की जो घोषणा की गई है वह बिहार के लिए समसामयिक भी है और इससे लोगों के रोजगार के भी अवसर होंगे और जो कृषि क्षेत्र में उनकी आमदनी में होगी, जैसे आप लीची देखिए, मखाना देखिए, आम देखिए, इन चीजों का लाभ होगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो घोषणा की गई फार्मास्यूटिकल नीति की घोषणा
घोषणा की गई है। जो फार्मास्यूटिकल नीति जो है वो ऐसी चीज है जिसके लिए बहुत अधिक जमीन की जरूरत आपको नहीं है। बिहार में एक हम सब जानते हैं कि एक अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो इस तरह के ऐसे उद्योग धंधे को बढ़ावा देना जो शोध और इनोवेशन पर आधारित है, तो इस नीति में जो प्रमुखता दी जाएगी वह इनोवेशन और शोध पर आधारित होगा, जिसके आधार पर उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके। साथ ही पहले से जो कुछ नीतियां हैं उन नीतियों को भी आगे बढ़ाया गया है। स्टार्टअप की नीति हो, जो युवा उद्यमी उसमें जाना चाहते हैं उनको आगे लेकर के जाना हो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड नीति हो जो कुछ समय पहले आया उनको आगे लेकर के जाना हो, या अन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ नीतियां हैं उनको समय पर ला करके बिहार किसी अन्य राज्य से पीछे न रहे, और एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसमें बीच में जो एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है राज्यों के बीच कि निवेशक हमारे यहाँ आए तो हमारे यहाँ क्यों आए, तो उसके लिए एक अग्रिम तैयारी के रूप में इन नीतियों के निर्माण को देखा जा सकता है। जी, अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। नंदिनी जी, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसा अभी आप पहले भी बता चुके हैं कि निजी निवेश की बात कही गई है, पीपीपी मोड में हेल्थ सर्विसेज को विस्तार दिए जाने की भी बात की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं, तो वो क्या घोषणाएं हैं जिससे राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं में और इजाफा होगा? और जैसा मैंने आपको कहा, हम लोग तो बात कर चुके हैं मेडिकल कॉलेजेस की, तो ये भी एक बहुत बड़ा पहल होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सराहनीय बात हुई है कि एक सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च की भी उन्होंने बात की है और एक कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में की स्थापना की बात की है। तो हमारे प्रदेश के लिए खासकर हमें उम्मीद है कि खासकर ऐसे वर्ग के लोग जो पटना नहीं आ सकते हैं उनके लिए खास वहां पर स्पेशल इलाज की व्यवस्था हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसमें समय लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है। रेफरल हॉस्पिटल्स भी खोलने की बात की गई है, तो ये भी सराहनीय है, क्योंकि अक्सर जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जहां इलाज नहीं हो सकता है वो रेफर करके पीएमसीएच भेज दिया जाता है, और इतने लोगों का इलाज संभव ही नहीं होता है एक जगह। तो अगर रेफरल हॉस्पिटल्स प्रखंड में बनने वाले हैं तो ये भी चिकित्सा के लिए, चिकित्सा सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, सुधांशु जी, अब आपसे पूछना चाहेंगे, संपर्क सुलभ बनाने की दिशा में जो सरकार ने प्रयास किए हैं इस बजट में कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर, सुलभ और सस्ता संपर्क मिल सके, सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, तो क्या है वो घोषणाएं और कैसे इस प्रदेश के लोगों को ये सुविधाएं मिल सकेंगी, कब तक प्राप्त हो सकेंगी? इस बजट ने पिछले 2 दशकों में जो राज्य में सड़क संपर्क अर्थात यातायात में जो सुधार हुआ है, उस आज हर गांव एक बड़े सड़क से जुड़ा हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए इस बजट में यह प्रावधान किए गए हैं कि सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी ताकि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की गति है उस गति को बढ़ाने के प्रयास करने की घोषणा की है। और अभी वर्तमान में जो 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का एक लक्ष्य रखा गया है, उसे यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। और आने वाले वर्षों के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कि इसे कम करके पहले 4.5 घंटे में, फिर 4 घंटे में। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सड़कों का चौड़ीकरण आवश्यक है, उसके लिए फंड की आवश्यकता है और उस फंड के लिए पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि की गई। सड़क यातायात के साथ जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी है, जो कि आपने कहा बिहार ने तेज आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त किया है 23-24 में भी, और पिछले 2 दशकों में भी देखें तो औसत राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर रहा है। तो जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है तो यातायात के दूसरे माध्यम की मांग भी बढ़ती है, जैसे हवाई यातायात की मांग बढ़ी है। और केंद्र सरकार ने 3 ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट की घोषणा की थी, उसे आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने 8 जो नए छोटे जो 18 सीटर्स यान होते हैं उनके लिए कैसे उन यातायात सुविधा को बढ़ाया जाए और इस पर तेज गति से कार्य करने का प्रयास किया है। साथ ही उल्लेखनीय होगा यह कहना कि पूर्णिया हवाई अड्डे में अगले कुछ महीनों में ही यातायात शुरू हो जाएगा, जिससे बिहार की जो एक बड़ी आबादी एक अपनी रोजी रोटी से लेकर के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ना चाहती है, उसके लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं और इसमें तेजी से सुधार हुई है।
जी, और सुधार होने की हमें उम्मीद है नए एयरपोर्ट्स के साथ में और जो नए सड़क मार्ग हमें मिलेंगे उनके साथ में। अब बात करते हैं पर्यावरण की। नंदिनी जी, पर्यावरण और उससे जुड़े प्रदूषण हम सबके लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहे हैं। इस बजट में कार्बन न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट पर एक फंड बनाने की बात हुई है। साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार के लिए भी एक योजना की घोषणा हुई है। 100 करोड़ रुपए की ये घोषणा होगी। तो कैसे कार्य होगा इन घोषणाओं पर? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार की हवा प्रदूषण मुक्त मिलेगी हमें? हाँ सविता जी, आप बिल्कुल ठीक आपने कहा। वायु प्रदूषण एक हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर पटना के वासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए सरकार ने 2 पहल किए हैं, जैसा आपने अभी बताया ही। एक तो है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, जिसमें सरकार ने 25 करोड़ की सीड फंडिंग की है और इसमें उम्मीद की जाती है कि ये और अट्रैक्ट करेगा और अदर फंडिंग, और इससे कार्बन न्यूट्रलिटी और वायु प्रदूषण में वायु स्वच्छता के लिए इसमें कुछ कार्य होंगे। साथ साथ जो 100 करोड़ की योजना की घोषणा की है, ये क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ये 100 टावर्स पुटअप किए जाएंगे, जिससे हमारी जो वायु है और अनुकूल होगी, स्वच्छ बनाई जाएगी। तो ये दोनों कदम बहुत सराहनीय हैं और बहुत शायद समसामयिक हैं हमारे लिए। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। नंदिनी जी, कार्यक्रम के अंत में इस बजट के लिहाज से प्रदेश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे महिलाओं को यही कहना है कि बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, आप इनका पूर्ण उपयोग करें। आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सशक्तिकरण के लिए, जहां भी ये मददगार हो, इनका प्रयोग जरूर करें। जी, सुधांशु जी, आपके लास्ट वर्ड्स क्या रहेंगे? इंटरनेशनल विमेंस डे, स्टेट बजट। महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों के प्रयास आप देखेंगे तो कुछ प्रयास सरकारी स्तर से हुए, कुछ प्रयास महिलाओं के खुद के प्रयासों से उनकी सफलता हुई है और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से महिलाओं को इसका पूरा क्रेडिट दिया जाए। तो आने वाले समय में हमारी माताएं बहनें इन तमाम जो जितनी भी सामाजिक बाधाएं थी या पूंजी की उपलब्धता थी, उसमें एक कुशल नेतृत्व भी प्रदान करें और आगे भी बढ़ें। जी, बहुत सुंदर। श्रोताओं, कहते हैं कि बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होता है। तो स्टेट बजट में और यूनियन बजट दोनों में ही इन मूल्यों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हमें नजर आई है। इसी नोट पर हम कार्यक्रम में आपसे विदा लेना चाहेंगे। नंदिनी जी, सुधांशु जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।